दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि हमारी स्टोरी चल रही है दुगड्डा के उस मानव भक्षी गुलदार की स्टोरी, जिसने कि 14-15 इंसानों को मारकर खा लिया था दुगड्डा के एरिया में। और पिछले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से जो एक रिटायर्ड सिपाही उमराव था उसकी गुत्थम गुत्था की लड़ाई हुई थी इस गुलदार के साथ में, और कैसे वो उमराव की जान बची थी। उसके दो साथियों ने आके जब हवा में हवाई फायर किए थे, उसके बाद की स्टोरी कुछ इस प्रकार से है। 30 दिसंबर सन 1977 को गहड़ गांव के अमर सिंह की 28-29 वर्ष की वाइफ अपना सिर आंगन में बैठकर शाम के समय 6 बजे, तब हल्का हल्का अंधेरा हो रहा था, वो अपना सिर धो रही थी। और जो उसके बगल में दीवार थी वो 2.5-3 फीट की ऊंचाई पर थी। तो सिर नहाते नहाते उसने अपना लोटा जैसे ही उस दीवार के ऊपर रखा, उस दीवार की ओट में जो गुलदार था वो पहले से छिपा बैठा था, और उसने आकर के उसका वो हाथ पकड़ लिया जिस हाथ से उसने लोटे को पकड़ना चाहा। और उसके द्वारा शोर मचाने पर आंगन में ही उसके जो हस्बैंड थे वो बैठे हुए थे और उसके बच्चे थे, उनके द्वारा शोर मचाया गया। तो वो गुलदार उस औरत को जो कि सिर धो रही थी उसको छोड़ करके भाग गया, और इस प्रकार उस औरत की जान बची, लेकिन उसके हाथ को इस गुलदार के द्वारा घायल कर दिया गया। घटना चक्र सन 1977 से चलता हुआ 1978 तक जा पहुंचा। 6 जनवरी सन 1978 को सियालगढ़ गांव के गोविंद सिंह नेगी के घर के दरवाजे को गुलदार के द्वारा धकेला गया। पता नहीं वो सांकल कमजोर था या दरवाजा खुला रह गया था, या ये हो सकता है कि जब कुंडी लगाई होगी, सांकल लगाया होगा, तो गुलदार के धक्के से वो सांकल नीचे गिर गया और दरवाजा खुल गया। दरवाजे के खुलते ही जो गुलदार था वो तेजी से कमरे के अंदर घुसा और सुशीला को जा करके उसने तुरंत पकड़ लिया। और सुशीला के बगल में ही उसके हस्बैंड गोविंद सिंह नेगी थे, उनके द्वारा शोर सुन करके वे उठे और सीधा बगल में पड़ा हुआ डंडा उन्होंने उठा करके गुलदार के सिर पर दे मारा। और गुलदार के सिर पर डंडा पड़ते ही जो गुलदार था वो सुशीला को छोड़ करके उस खुले हुए दरवाजे से जंगल की तरफ भाग गया। और इस प्रकार 6 जनवरी सन 1978 को उस मानव बख्शी गुलदार के द्वारा सुशीला को घायल कर दिया गया था। उसके अगले दिन यानी 7 जनवरी सन 1978 को अजमेर वल्ला पट्टी के गांव रामड़ी के कुंवर सिंह की पत्नी अपनी 9 वर्ष की बेटी, जिसका नाम दिक्का था, अपनी 6 वर्ष की जो छोटी बेटी थी, उन दोनों बेटियों को लेकर के, उनकी जो माँ थी दिक्का को लेकर के और उसकी छोटी बहन को लेकर के, द्रौपदी अपने गांव के घर का जो आंगन था उस आंगन को पार करके आंगन के कोने में ही पेशाब कराने के लिए वो लाई थी, क्योंकि सोने से पहले वो उनको फारिग कराना चाहती थी। और जो मानव भक्षी गुलदार था वो पहले से ही उस अंधेरे कोने के आंगन के बगल में जो खेत था उसमें छिपा बैठा था। जब उस गुलदार ने दूर से इन लोगों को अंधेरे की तरफ एक कोने में बढ़ते हुए देखा, तो वो तेजी से छिपे हुए खेत में से उस अंधेरे कोने के आंगन की तरफ बढ़ा और वो उस आंगन के कोने में छिप करके बैठ गया। जो मानव भक्षी गुलदार था वो उस अंधेरे कोने के दीवार की ओट में वो छिपा बैठा था, और तीनों जनों का जो फेस था, मुंह था, वो गुलदार की दिशा की तरफ ही था। हालांकि गुलदार उनको अंधेरे में छिपा हुआ नजर नहीं आ रहा था, वो नीचे दुबका हुआ था, लेकिन गुलदार को ऐसा लग रहा था कि वे तीनों जने गुलदार को ही देख रहे हैं। इसलिए गुलदार ने उनके ऊपर हमला नहीं किया, और नेचर कॉल से फारिग होकर के वो तीनों जने जब वापिस अपने कमरे की तरफ जा रहे थे, तो गुलदार अपने छिपने की जगह से तेजी से बाहर आया। और जब तक गुलदार उनके ऊपर हमला करता, तब तक उसकी जो माँ थी और उसकी जो छोटी बेटी थी वो कमरे के अंदर एंटर कर चुके थे, और जो दिक्का थी वो कमरे के अंदर एंटर करने जा रही थी। और एंटर करके जैसे ही उसने दरवाजा बंद किया, अभी वो उसकी कुंडी भी नहीं लगा पाई थी, सांकल भी नहीं लगा पाई थी, कि गुलदार ने बड़ी तेजी से हमला किया। और हमला करते ही वो जो दरवाजा बंद होने को जा रहा था वो एकदम से खुल गया, और दरवाजा खुलते ही उसने नीचे गिरी हुई दिक्का को
गर्दन से पकड़ लिया, क्योंकि दिक्का को दरवाजे का धक्का लगा था और जो दिक्का थी वो कमरे के अंदर ही गिर गई थी और गुलदार की जो छलांग थी वो सीधी कमरे के अंदर ही आई। जैसे ही दरवाजा खुला, गुलदार भी कमरे के अंदर ही लैंड कर गया और उसने तुरंत दिक्का की गर्दन दबोच ली। अंदर लालटेन जल रही थी और उसकी मां ने लालटेन की धीमी रोशनी में देखा कि एक साया उसकी लड़की दिक्का को गर्दन से पकड़ करके बाहर ले जाने की कोशिश कर रहा है। तो उसने भाग करके दिक्का के दोनों पैर कस करके पकड़ लिए और जोरों से शोर मचाना शुरू कर दिया। जो गुलदार था वो इतनी ज्यादा ताकत से दिक्का को खींच कर ले गया कि उसकी मां के हाथ में जो उसके दोनों पैर पकड़े हुए थे वो छूट गए और गुलदार दिक्का को खींच करके सीधा ही जंगल की तरफ भाग गया। और दिक्का की मां के द्वारा शोर मचाने से दिक्का के जो पिता थे कुंवर सिंह, वो भी उस गुलदार के पीछे पीछे भागे। दिक्का की मां भी भागी और उनका शोर सुनकर उनके पड़ोसी भी बाहर आ गए। और उस समय इतना अंधेरा नहीं हुआ था, शाम के केवल 7 ही बजे थे और 7-8 सर्च पार्टियों के द्वारा उस गुलदार का पीछा किया गया। और जब गुलदार ने देखा कि वो लगातार जो 7-8 जने हैं वो शोर मचाते उसका पीछा कर रहे हैं, तो वो दिक्का को जंगल में एक गधेरे के पास छोड़ करके भाग गया। और इस प्रकार दिक्का के रूप में उस गुलदार के द्वारा ये 8वां मानव शिकार किया गया था। उसी दिन 7 जनवरी सन 1977 को दिक्का को मार देने के बाद वो आजमखर गुलदार जो रामड़ी गांव है वहां से 9 किलोमीटर दूर था, उखलदार गांव में वो जा पहुंचा। और उखलधार जो गांव था वो रामड़ी गांव से 9 किलोमीटर की दूरी पर था। रात के 2:30 बजे हरदेव के घर के बगल में बनी गौशाला, जो हरदेव के घर से केवल 100 फीट की दूरी पर थी, जहां पर उसकी 4-5 गाय बंधी हुई थी, उस गौशाला के दरवाजे को तोड़ने की वो कोशिश गुलदार के द्वारा की जाने लगी। और गुलदार की जो आहट पा करके वो सभी गाय बोलने लगी, रंभाने लगी और अपने खूंटे को तोड़ा करके आजाद होने की कोशिश में छटपटाहट करने लगी। हरदेव की वाइफ विमला की नींद गायों के द्वारा की जा रही उछल कूद से खुल गई। उसने अपनी देवरानी आनंदी को जगाया। दोनों औरतें लालटेन लेकर के गौशाला जा पहुंची और गौशाला 100 फीट का आंगन पार करने के बाद में दाईं तरफ थी। उन्होंने गौशाला का दरवाजा खोला, गायों को चेक करा, सभी गाय सही सलामत थी और गायों ने जब अपने मालिक को देखा तो वो शांत हो गई। और उसके बाद में वो जो गुलदार था, जब उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला है और 2 जने कमरे के अंदर से निकले हैं, तो वो तेजी से गुलदार उस गौशाला के दरवाजे से हट करके उसकी बगल वाली दीवार में जाकर के जमीन में छिप गया और घात लगा करके देखने लगा कि कौन जना बाहर आ रहा है। जब उसने देखा कि 2 जने 2 लालटेन लेकर के बाहर आए हैं और गौशाला के अंदर घुसे हैं, तो गुलदार वहीं छिपा रहा और मौके की भाल में बैठा रहा। जब दोनों जने निर्मला आनंदी वापस कमरे की तरफ चली तो अपने छिपने की जगह से गुलदार बड़ी तेजी से बाहर निकला और उनके पीछे हो लिया और एक सांप की तरह रेंगता हुआ वो उनके पीछे पीछे कमरे के पास तक चला गया। और जैसे ही विमला ने अपना एक कदम कमरे के अंदर रखा और एक कदम विमला का बाहर था, गुलदार ने जाकर के उसकी टांग को पकड़ लिया। विमला की टांग को पकड़ने के बाद में गुलदार जब उसको बाहर खींचने लगा तो जो विमला थी उसने दरवाजे को कस करके पकड़ लिया। और दरवाजे को कस कर पकड़ने के बाद में जो आनंदी थी उसने जब देखा कि बाहर गुलदार विमला की टांग को पकड़ करके बाहर खींचने की कोशिश कर रहा है, तो उसने विमला के दोनों हाथों को कस करके पकड़ लिया। और दूसरा जो दरवाजा था, एक दरवाजे को तो विमला ने हाथ से पकड़ रखा था, लेकिन उसके बगल का जो दरवाजा था, 2 पल्लों का दो डोर थे उस दरवाजे में, और एक डोर को तो विमला ने पकड़ रखा था, दूसरे डोर को लात मार के जब आनंदी ने जोर से बंद करा तो वो जो दरवाजे का फेस था वो जाकर के गुलदार के मुंह पर जाकर लगा। और दरवाजा इतनी जोर से गुलदार के मुंह पर जाकर लगा कि गुलदार के मुंह से विमला की जो टांग पकड़ रखी थी वो पकड़ छूट गई। दर्द से जो गुलदार था वो बिलबिला उठा और कुछ सेकंड के लिए गुलदार उसको छोड़ करके जैसे ही पीछे हटा तो आनंदी ने तुरंत विमला को पीछे खींच लिया और जो दरवाजा था वो कस करके बंद करके सांकल लगा दी और उसमें ताला फंसा दिया। और उसके इस प्रकार दरवाजे को बंद कर देने से 1-2 मिनट के बाद गुलदार ने करीब 10-15 मिनट तक उस दरवाजे को तोड़ने की पूरी कोशिश की, लेकिन वो कामयाब नहीं हो सका, क्योंकि इससे पहले भी वो दरवाजों को तोड़ करके खोल करके अंदर घुसने की कोशिश में कई बार कामयाब हो गया था, लेकिन यहाँ पर उसने सांकल लगा करके उसमें ताला ही फंसा दिया था, तो सांकल खुली नहीं, दरवाजा बुरी तरह से हिलता रहा। मानव भक्षी गुलदार की चालाकी देखिए कि वो किस प्रकार
जाकर के गौशाला के दरवाजे को तोड़ने की कोशिश कर रहा था या नाटक कर रहा था। दरअसल में वो इंसानों को बाहर बुलाना चाहता था। उनको पता था कि जब गौशाला के दरवाजे को तोड़ेगा, गाय शोर मचाएंगी, तो जो उनके मालिक हैं वो घर से बाहर आएंगे और वो उनका शिकार कर सकेगा। यहाँ यह भी हो सकता है कि शायद वो गुलदार गौशाला में गायों का शिकार करने के लिए ही आया हो, और जब उसने इंसानों को बाहर निकलते देखा तो उसने अपना इरादा बदला और उसने विमला के ऊपर हमला कर दिया। इस विमला वाली घटना के अगले दिन उमलदा गांव के कुंदन सिंह के 5 साल का बेटा विक्रम सिंह को उसकी मौसी सुधा खाना खिला करके गोद में उठा करके कमरे में लेकर आई। जो सुधा थी वो विक्रम सिंह को गोद में उठा करके आंगन में ही बैठी हुई थी चूल्हे के पास में, और उसको खाना खिला रही थी और खुद भी उसने खाना खाया। और उसके बाद में उसने उसको गोद में उठाया और उठा करके वो अपने कमरे के अंदर जाने लगी। और जो गुलदार था वो उस मकान की छत पर घात लगा कर बैठा हुआ था। उसको कोई मौका नहीं मिल रहा था, क्योंकि उसने विक्रम को, जो 5 साल का छोटा बच्चा था, उसको अपनी गोद में ही बैठा रखा था। और जब वो वापस गई तो उसको पैदल चला करके ना लेकर वो गोद में ही उठा करके ले जा रही थी। लेकिन गुलदार छत से नीचे बड़ी खामोशी से उतरा और इसका जो सुधा थी उसको भी पता नहीं चला कि गुलदार या कोई शिकारी जानवर नीचे उतर आया है। ये गुलदार की खामोशी और उसका तरीका देखिए नीचे उतरने का। गुलदार जो है वो खामोशी से चलने में पूरा बदनाम है। जितनी भी बिग कैट, बड़ी बिल्लियां मिलती हैं, उनमें गुलदार बहुत ही ज्यादा खामोशी से चलता है। ऐसे चलता है जैसे भूतों का संचरण हो रहा हो। जैसे ही सुधा विक्रम को गोद में उठा करके कमरे के अंदर जाने लगी, उससे पहले ही जो गुलदार था वो छत से नीचे आ चुका था और बड़ी तेजी से वो उनकी दिशा की तरफ बढ़ा। लेकिन जो सुधा थी वो विक्रम को गोद में उठा करके कमरे के अंदर जा चुकी थी, और उसने जैसे ही दरवाजा बंद करने की कोशिश की, गुलदार ने एक जोरदार छलांग लगाई और उस छलांग से दरवाजा एकदम से खुल गया और वो दोनों जने नीचे गिर गए। और नीचे गिरते ही उसने विक्रम को तुरंत गर्दन से उठाया, और विक्रम सिर्फ 5 साल का छोटा बालक था और उसका कितना वजन रहा होगा, 15 किलो या 18 या 20 किलो। और उसको उसने तुरंत गर्दन से उठाया और लेकर के सीधा ही वो जंगल की तरफ भाग गया। लेकिन इससे पहले कि गुलदार भागता, जो सुधा थी उसने उस गुलदार की पिछली टांगों को पकड़ लिया। वो गुलदार जब भाग रहा था उसकी पिछली टांगों को पकड़ लिया, और सुधा की हिम्मत देखिए कि उसने गुलदार को कस के पकड़ लिया, और गुलदार ने छटपटाहट कर उससे छुड़ाने की कोशिश की, लेकिन वो छुड़ा नहीं पाया। और उसके बाद में उसने विक्रम को रखा और जोरों से जैसे ही उसने मुंह घुमाकर गुर्राया, तो जो सुधा थी उसकी हिम्मत जवाब देगी, और वो तुरंत उसके हाथ से, घबराहट की वजह से उसके हाथों से गुलदार की टांगें छूट गई, और गुलदार ने सामने छटपटा रहे विक्रम को तुरंत गर्दन से उठाया और उठा करके वो सीधा ही तीर की तरह जंगल की तरफ भाग गया। और इस सारे शोर शराबे को सुन करके उनका जो पड़ोसी था, उसका नाम था गोविंद सिंह नेगी, वो बाहर आ गए। और बाहर आकर के उन्होंने जैसे ही देखा कि गुलदार भागा जा रहा है, लेकिन वो ये नहीं देख पाया कि गुलदार के मुंह में कुछ पकड़ा हुआ है, क्योंकि हल्का अंधेरा था। तो उसने अपना जूता उठा करके फेंक कर मारा, जो गुलदार के लगा, लेकिन जूते से गुलदार को क्या हो सकता था, कुछ भी नहीं हुआ। और गुलदार कोई परवाह ना करके सीधा जंगल की तरफ भाग गया। उसके बाद में जब सुधा बाहर आई और उसने गोविंद सिंह नेगी को बताया कि ऐसे ऐसे गुलदार विक्रम को अभी उठा करके ले गया है, तो जो नेगी थे, गोविंद सिंह नेगी, उन्होंने जोरों से शोर मचाया और सुधा ने भी शोर मचाया। गांव वाले इकट्ठे हुए और गुलदार का उसका पीछा किया गया। और करीब आधा किलोमीटर जाने के बाद में गुलदार एक घास के ढेर में विक्रम की बॉडी को छुपा करके जंगल में भाग गया। जब उसका लगातार पीछा किया जा रहा था तो गुलदार डिस्टर्ब हो गया और वो घास के ढेर में उसको छुपा करके चला गया था, ताकि वो बाद में आकर के उसको निकाल लेगा। यह गुलदार की एक चालाकी का एग्जाम्पल है। लेकिन वो अपने जो पैरों के निशान थे, या फिर जब उसने घास में उसने उसको छिपाया था तो उससे कुछ निशान बन गए थे। उन निशानों को उन गांव वालों ने देखा तो उनको थोड़ा शक हुआ, और जब उन्होंने उस घास के ढेर को थोड़ा हटाया तो उसमें उनको विक्रम की बॉडी मिल गई। और इस प्रकार यह उस मानव भक्षी गुलदार का 9वां शिकार था। यह मानव भक्षी गुलदार इतना ज्यादा दुस्साहसी हो गया था कि वो लगातार अब कमरों के अंदर दरवाजे को धकेल करके या तोड़ करके अपने शिकार को उठा ले जाने की कोशिश कर रहा था, और इसमें कामयाब भी हो रहा था। तत्कालीन एसडीएम पंकज कुमार 8 जनवरी को उमलदा गांव वाइल्ड लाइफ वार्डन चतुर्वेदी के साथ जा पहुंचे और 2 पेड़ों पर मचान बांध करके वे
गुलदार को ललचाने के लिए उन्होंने कुत्ते भी बांधे, किंतु उस मानव भक्षी गुलदार के अंदर इंसानों को खा खा करके इतनी अधिक चालाकी आ गई थी कि वो मानव भक्षी गुलदार वहां पर आया ही नहीं और अगला शिकार करने के लिए वो वहां से मीलों दूर निकल गया। और विक्रम को मारने के बाद दोनों शिकारी तो मचान पर ही बैठे रह गए और आदमखोर गुलदार रात ही रात उमालदा गांव से 9 किलोमीटर का सफर तय करके बिरमोली गांव जा पहुंचा और दिन भर आदमखोर बिरमोली के गांव के जंगलों में वो सोया रहा, अपनी थकान उतारी और शाम होते ही बिरमोली गांव से 200 गज दूर एक पेड़ की ऊंची डाल पर जाकर के वो गुलदार छिप गया और बिरमोली गांव पर निगाह रखने लगा। सर्दियों का दिन था, सूरज 5 बजे ही अस्त हो गया था। अंधकार फैलते ही सदे हुए कदमों से जो गुलदार था गांव की ओर बढ़ा और यह गांव जो था वो एक ऊंची पहाड़ी के कंधे पर बसा हुआ था और उस शाम हल्की हल्की स्नोफॉल होने लगी थी। जो ऊंचाई के इलाके थे वहां पर स्नोफॉल हो रही थी और निचले इलाकों में बारिश हो रही थी। और बिरमोली गांव की गंगोत्री देवी सोने से पहले अपनी तीनों लड़कियों को लेकर के नेचर काल के लिए वो आंगन को पार करके आंगन के कोने में ही गई थी। यहाँ पर साथियों को मैं यह बता दूं कि उस समय 1977-78 में जो उत्तराखंड के जो गांव होते थे वहां पर नेचर काल के लिए बाहर खेतों में ही जाया जाता था या फिर आंगन के पार कॉर्नर में कोई जगह बनाई होती थी वहां जाया जाता था। आज की तरह घर में कोई अटैच वॉशरूम नहीं बने होते थे। और उनकी आहट को पा करके यह आदमखोर बड़ी तेजी से उनकी दिशा की तरफ गया और आंगन के एक अंधेरे कोने में जा छिपा। दोनों लड़कियों के जाने के 1-2 मिनट के बाद जो तीसरी लड़की 14 वर्ष की जो गोदाम्बरी थी वो चलने के लिए उसने अपना कदम आगे बढ़ाया, क्योंकि दो जो लड़कियां छोटी थी वो पहले ही नेचर काल से फारिग होकर के अपने कमरे की तरफ जा चुकी थी और ये जो 14 वर्ष की जो गोदाम्बरी थी वो खड़ी होकर के जैसे ही चलने लगी और उससे कुछ कदम की दूरी पर आगे आगे उसकी माँ जा रही थी तो गुलदार ने तेजी से हमला करके एक छलांग लगाई और उसके धक्के से जो गोदाम्बरी थी वो गिर गई और उसके गिरते ही उस गुलदार ने उसका गला पकड़ करके उसको खींचकर जैसे ही ले जाने लगा तो गंगोत्री देवी 3-4 कदम ही तो आगे थी और उसके हाथ में लालटेन भी थी। जैसे ही उसने धम की आवाज सुनकर के पीछे देखा तो उसने तुरंत लालटेन नीचे रख दी। उसने देख लिया था कि एक गुलदार गोदाम्बरी को गर्दन से पकड़े हुए है और गोदाम्बरी उसे जान छुड़ाने के लिए बुरी तरह से छटपटा रही है। तो उसकी मां ने गोदावरी के दोनों पैरों को मजबूती से हाथों से पकड़ लिया। अब आप कल्पना कीजिए, यह कोई फिल्म का सीन नहीं था। एक बहादुर मां अपनी लड़की की जान बचाने के लिए उसको पैरों को पकड़े हुए थी और 2-3 फीट की दूरी पर वो भयानक आदमखोर लड़की का गला पकड़कर अपनी ओर खींच रहा था। और उस मानव भक्षी गुलदार के द्वारा अचानक से थोड़ी ढील दी गई और जैसे ही ढील मिली और उसकी मां ने उसकी जो गोदाम्बरी थी उसको अपनी तरफ खींचा, गुलदार ने एक झटका मारकर तुरंत अपनी तरफ खींचा और उसके इस तेज झटके से मां के हाथों से गोदाम्बरी के पैर छुड़ा करके वो तेजी से 6-7 फीट की जो दूरी थी आंगन की उसको तय करके वहां से नीचे एक सिलसिला जा रहा था जो सीढ़ीदार खेत है उनका, उसने उछाल करके करीब 25-30 फीट दूर उसने उछाल करके गोदाम्बरी की जो बॉडी थी उसको फेंक दिया। और जब गोदाम्बरी नीचे 25-30 फीट नीचे गई तो उसका जो सिर था वो एक पेड़ की डाल पर लगा और पेड़ की डाल पर सिर लगने से उस पेड़ की डाल में उसका फंसा हुआ रिबन मिला। जब बाद में सर्च पार्टी आई थी तो अगले दिन सुबह उस पेड़ की डाल में खून का धब्बा भी लगा हुआ था जो सूख करके काला हो गया था और वहीं पर उसका रिबन भी फंसा हुआ था। उस पेड़ की डाल से टकरा करके जो गोदाम्बरी थी 14 वर्ष की लड़की वो नीचे जा गिरी 40 फीट की नीचाई पर। अब पहले ही उस गुलदार के द्वारा उसका गला पकड़ कर मार डाला गया था या फिर पेड़ की डाल पर लगने से उसकी मौत हुई या नीचे 40 फीट गिरने से मौत हुई, इसका तो कोई पता नहीं। लेकिन जैसे ही वो गोदावरी नीचे 40 फीट नीचे गई तो गुलदार ने 40 फीट की एक लो जंप लगाई और सीधा ही वो गोदावरी की बॉडी के पास चला गया और वहां जाकर के उसने दोबारा से गोदावरी को उछाल करके 40-50 फीट फिर दोबारा नीचे फेंक दिया। क्योंकि वो जो था वो सीढ़ीदार खेतों का रास्ता था तो नीचाई की तरफ जाता हुआ रास्ता नीचे घाटी में चला जाता था और गुलदार जब थोड़ी हैवी बॉडी को शिकार करता है तो वो हमेशा ऊंचाई की तरफ नहीं चलता था वो, क्योंकि ऊंचाई तरफ जाने में उसको ताकत लगती है और उसकी जो चाल है वो स्लो हो जाती है। तो जब भारी वजन का शिकार होता है गुलदार हमेशा नीचाई की तरफ जाता है और हल्के वजन का जब शिकार गुलदार करता है तो वो उसको लेकर के ऊंचाई की तरफ जा सकता है और इवन पेड़ों के ऊपर भी चढ़ जाता है। उसके बाद गुलदार खुद 40-50 फीट नीचे चला गया और जाकर के जो गोदाम्बरी थी उसकी बॉडी को वो नीचे घाटी के जंगल में ले गया
और यहाँ पर आप ये देखिए कि जब गुलदार ने उस गोदावरी का शिकार किया था तो हल्की हल्की निचले इलाके में बारिश हो रही थी और ऊपर के इलाके में स्नोफॉल हो रहा था। एक हल्की हल्की सफेद चादर स्नो की पूरे एरिया में फैली हुई थी। और गुलदार के बारे में यह कहा जाता है कि जो गुलदार होता है वो बारिश के समय में बाहर नहीं निकलता, गुलदार पानी से घबराता है। यह बात सच है, लेकिन कई बार जो गुलदार है वो अप्रत्याशित व्यवहार के लिए भी जाना जाता है। और यहाँ पर भी उसने ऐसा अप्रत्याशित व्यवहार किया कि हल्की बारिश में और स्नोफॉल में भी उसने अपना शिकार किया और उसने भीगने की कोई परवाह नहीं की। लेकिन जो गुलदार होता है वो अमूमन बरसातों में या जब स्नोफॉल होता है वो बाहर नहीं निकलता। और यहाँ तक कि गुलदार की जो पानी पीने की जो जरूरत होती है वो टाइगर के मुकाबले बहुत कम होती है। टाइगर तो घंटों पानी में बैठे रहते हैं, पानी के आसपास बने रहते हैं, लेकिन गुलदार को जब प्यास लगती है तभी वो पानी के पास जाता है। और अगर उसको किसी पोखरे को पार करना हो तो बजाय तैर के जाने के वो घूम करके जाता है और पूरी कोशिश करता है अपने आप को भीगने से बचाने की। लेकिन यहाँ पर अप्रत्याशित व्यवहार करते हुए गुलदार ने उसको उस रेन के समय में भी वो उसने शिकार किया। अब टार्चों की रोशनी में जो सर्च पार्टी थी वो पीछे चली और बर्फ की परवाह न करके 20-22 आदमियों की रेस्क्यू पार्टी बर्फ पर आदमखोर के पंजों और घसीटने के निशानों का पीछा करते हुए तेजी से गुलदार के पीछे की तरफ नीचे की तरफ भागी। बर्फ पर बने निशानों की वजह से रेस्क्यू पार्टी को ज्यादा भटकना नहीं पड़ा और वो एक बड़ी चट्टान की ओट में जब पहुंचे तो गोदावरी की बॉडी को छोड़ करके गुलदार वहां से भाग गया था और केवल उसका 2-3 किलो मांस ही वो खा पाया था। और इतने में जब उसने सर्च पार्टी को आते हुए देखा तो वो वहां से रफू चक्कर हो गया और लड़की के शरीर को वापस लाया गया। कल्पना कीजिए उस परिवार की जिसने उस लड़की की बॉडी के साथ सारी रात गुजारी होगी और सारी रात उसकी बॉडी घर में पड़ी रही। और ऐसे ही भयानक दर्द व तकलीफें उस आदमखोर के द्वारा दुगड्डा के आसपास के इलाके के गांव के लोगों को दी गई थी। एसडीएम पंकज कुमार, वाइल्ड लाइफ वार्डन गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी, वे 3 शिकारी, उन्होंने पैदल चलकर आदमखोर के एक बच्चे को पहले गोली मारी थी। आप मेरे पिछले पार्ट में जब जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि किस प्रकार आदमखोर के एक बच्चे को गोली मारी गई थी 3 शिकारी के द्वारा। वो तीनों शिकारी मोहन, गंभीर सिंह नेगी और लक्ष्मी प्रसाद जुयाल, यानी टोटल 5 जने, ये 5 जने बिरमोली गांव में पहुंचे और वहां पर जाकर के युद्ध समिति की इनकी बैठक हुई। और इस बैठक में उन्होंने इस बात पर विचार किया कि यह जो गुलदार था ये बहुत चालाक हो गया था। जैसे ही ये कोई मानव भक्षण की कोई या मैन ईटिंग की घटना करता था उसके बाद ये मीलों दूर निकल करके दूसरे गांव में ये जाकर के शिकार करता था। तो 5 जनों ने सोचा कि क्यों ना इस गुलदार का पैदल शिकार किया जाए। 5 जने ही उसको जंगलों में पैदल चले शाम को या रात को, और गुलदार के मिलने की संभावना पूरी बनी हुई थी क्योंकि गुलदार कहीं भी कभी भी मिल सकता था। तो 5 जने मोहन, गंभीर सिंह, लक्ष्मी प्रसाद, वाइल्ड लाइफ वार्डन गजेंद्र नाथ चतुर्वेदी अपने सिर पर कफन बांध करके पैदल ही बरमोली से सुंडल, मरखोला गांव, उडल गांव, बड़ेत का चक्कर लगा करके गैडा गदेरे तक जाने का उन्होंने रूट बनाया और शिकारी दल निकल पड़ा। बिरमोली गांव को छोड़ते ही 2 अलग अलग घाटियों में से होकर के 2 रास्ते जा रहे थे और शिकारी दल सुंडल खाल गांव को जाने वाले रास्ते पर बढ़ चला। पश्चिम की पहाड़ियों की ओट में सूर्य छिप गया था। जंगल और पहाड़ों पर जो छाया हुआ अंधेरा गहरा होता जा रहा था। उल्लुओं की आवाजें जंगल के अंदर से आ रही थी जो जंगल के वातावरण को और भी ज्यादा भयजनक बना रही थी। अभी 6 ही बजे थे किंतु जान पड़ रहा था जैसे आधी रात हो गई हो। अंधेरा अभी भी 2-3 घंटे तक बना रहना था, उसके बाद ही चांद के उग जाने से थोड़ी रोशनी हो जाने की उम्मीद थी। शिकारी दल अंधेरे में आगे बढ़ने लगा। पिछले दिनों ऊंची पहाड़ियों पर स्नोफॉल हुआ था, निचले एरिया में बारिश हुई थी, किंतु उस रात आसमान साफ था। जब भी कोई गांव आता शिकारी दूर से ही 2 ग्रुप में बढ़ जाते और गांव के चारों तरफ चक्कर लगाते। 2-3 जने एक तरफ जाते, 2-3 जने एक तरफ जाते और एक जगह आके मिल जाते और गांव के चारों तरफ चक्कर लगाते। इस प्रकार मरखोला, उड़ल व बड़ेत को पार करके गैडा गदेरे यह जो टोली थी ये पहुंच गई करीब रात के करीब 1:30-2 बजे। यह गदेरा उस आदमखोर का मुख्यालय था और इस गदेरे के आसपास की गुफाओं में जो कंदरें थी या गुफाएं थी, उनकी पहाड़ियों के जो पत्थर थे उनके बीच में ये गुलदार का निवास था और अक्सर गुलदार इस गैडा गदेरे के आसपास ही रहता था। और गदेरे से होकर के जब शिकारी दल इसी रास्ते से वापस अपने रूट की तरफ चला तो वे देखकर हैरान हो गए कि बड़ेत वाले रास्ते पर गिली जमीन पर शिकारियों के पगचिन्हों के ऊपर ही उस मानव भक्षी के पगचिन्ह बने हुए थे।
जहां शिकारी दल थक कर बैठा था, उनके जूतों के निशानों से 30-40 गज पीछे ही एक चट्टान की ओट में नरभक्षी के बैठने के निशान बने हुए थे। मतलब साफ था कि वो नरभक्षी 2-3 किलोमीटर तक इनका लगातार पीछा कर रहा था। क्योंकि शिकारी दल अत्यंत सावधान था और वह इकट्ठे भी चल रहे थे, सो वो जो नरभक्षी उनको पकड़ने में कामयाब नहीं हुआ। सारी रात चलने से शिकारी दल थक गया था और दिन भर वो अपने पड़ाव में जाकर के सोते रहे। उधर जो नरभक्षी था वो शिकारी दल का पीछा छोड़ करके गांव कुंतन के जंगल में चला गया। गांव जो कुंतनी का जंगल था वो वहां से करीब 7-8 किलोमीटर की दूरी पर था। शाम होने पर नरभक्षी ने गांव कुंतनी की 11 वर्ष की लड़की कृतेश्वरी को उस समय मार डाला जब वो अपनी मां बनासी देवी के साथ नेचर काल के लिए कमरे से बाहर आई थी। यह घटना 11 जनवरी सन 1978 को हुई थी और यह इस नरभक्षी गुलदार का 11वां मानव शिकार था। और इस लड़की को यह नरभक्षी पूरा का पूरा ही खा गया था। नरभक्षी गुलदार को मारने की सारी कोशिशें जितनी भी की जा रही थी वो लगातार फेल हो रही थी। 1977 और 78 में सड़कों का जाल दुगड्डा के आसपास इतना नहीं था जितना कि आजकल है। गांव तक सड़कें नहीं जाती थी। गांव आपस में ऊंची नीची पगडंडियों से जुड़े हुए थे। एक जगह से दूसरी जगह जाने में घंटों लग जाते थे और जो पगडंडियां थी वो चक्कर खाती ऊंचे नीचे रास्ते में होती हुई एक दूसरे गांव को आपस में जोड़ती थी। आदमखोर के हमले की खबर पाकर जब तक शिकारी घटनास्थल पर पहुंचते थे तब तक गुलदार मीलों दूर निकल जाता था। 6 फरवरी सन 1978 को नरभक्षी गुलदार अलमाड़ू गांव आया और गांव वालों के दरवाजों को तोड़ने व धकेलने की कोशिश करता रहा, जैसा कि वो पहले भी करता रहा था, किंतु वो सफल नहीं हुआ। उस गुलदार ने 3-4 घरों के दरवाजों को तोड़ने की उस रात कोशिश की थी और पूरे घर में बहुत ज्यादा आंत तक फैल गया था। 8 फरवरी की शाम को श्रीनगर गढ़वाल के शिकारी विक्रम सिंह अलमाड़ू गांव पहुंच गए। उन्होंने विश्रामी देवी, जिनका दरवाजा गुलदार द्वारा उस रात तोड़ने की कोशिश की गई थी, उनके घर के सामने एक पेड़ था, उस पर मचान बांध करके वे बैठ गए और मचान से 20 गज की दूरी पर उन्होंने कुत्ता बांध दिया। कुत्ते के गुर्राने पर सावधान होने पर विक्रम ने अपनी राइफल पर बंदी टाल जलाई तो उन्होंने देखा कि एक गुलदार ने कुत्ते को गर्दन से पकड़ रखा है और निशाना लेकर के विक्रम ने गोली चला दी और एक ही गोली में गुलदार का काम तमाम हो गया। गोली सीधी गुलदार के कंधे में जाकर लगी और पूरे दुगड्डा व गुरवाल के खबर में यह खबर फैल गई कि नरभक्षी गुलदार उस शिकारी विक्रम सिंह के द्वारा मारा गया है और अखबारों में भी यह खबर भिजवा दी गई। अब दुगड्डा के आसपास के लोग बाग सावधानियों को छोड़ करके नॉर्मल जीवन जीने लगे थे। दूनी गांव का निवासी भरोसेनंद को भी भरोसा हो गया था कि नरभक्षी गुलदार मारा गया है। पहले वह रोज शाम को अपने आंगन में जल्दी लालटेन रख देता था ताकि पूरे आंगन में रोशनी रहे, ताकि नरभक्षी अंधेरे में आसपास छिप ना सके। अब उन्होंने आंगन से लालटेन जलाकर रखने की जो सावधानी थी वो छोड़ दी। 10 फरवरी सन 1978 की सर्द शाम थी। आंगन में चूल्हे के पास खाना खा करके भरोसानंद और उनके पीछे 14 वर्ष की उनकी लड़की कांति देवी और उनके पीछे उनको कुत्ता था, फिर 5 वर्ष की लड़की मीना और सबसे पीछे उनकी माँ सुरजी देवी चल रही थी। वे सब सीढ़ियां चढ़ करके अपने 2 मंजिले कमरे की तरफ जा रहे थे। पहले की तरह उन्होंने लालटेन नहीं जलाई थी तो हल्का हल्का अंधेरा था, सो सीढ़ियों पर वो अंधेरे में ही आंगन से जाने लगे। जो भरोसानंद था उनकी 14 वर्षीय पुत्री कांति व कुत्ता सीढ़ियां चढ़कर जा चुके थे और 5 साल की मीना आखिरी सीढ़ी पर थी। तभी कुत्ता बड़े जोरों से गुर्राया और उसी समय धम की आवाज हुई। कुत्ते के गुर्राने व धम की आवाज एक साथ हुई थी। गुर्राने के बाद कुत्ता जोरों से एक दिशा की तरफ भौंकने लगा। जो सुरजी देवी को लगा कि शायद मीना का पैर फिसल गया है और मीना को संभालने के लिए मां ने झुक करके जैसे ही मीना का पैर पकड़ने की कोशिश की तो उसके दोनों हाथों में किसी जानवर का नरम बालों वाला शरीर आ गया और उसने कस करके उस नरम बालों वाले शरीर के जो पैर थे उसको पकड़ लिया और वो तुरंत समझ गई कि यह उसी नरभक्षी गुलदार के पैर होंगे। और अगले ही क्षण एक तेज झटके के साथ नरम रेशेदार रोएदार जो शरीर था वो उसके हाथों से निकल गया और तुरंत ही उन्हें किसी भारी जानवर के गली में कूदने की आवाज आई। कुत्ता पागलों की तरह अभी भी भौंक रहा था और सुरजी देवी तुरंत पूरा जोर लगाकर बोली, आदमखोर मीना को ले गया है। जब तक भरोसानंद सुरजी देवी के पास पहुंचता आदमखोर मीना को ले जा चुका था। अगली सुबह गांव से 2 किलोमीटर दूर एक झाड़ियों में मीना के फटे कपड़े और हाथ पैरों की हड्डियां ही मिली। आदमखोर मीना को पूरा का पूरा ही खा गया था। यह उस गुलदार का 12वां मानव शिकार था। 12 फरवरी सन 1978 को चौंडाली गांव की 13 वर्ष की लड़की सीता देवी को बाघ के द्वारा घायल कर दिया गया था। सीता देवी चाची के साथ घर से बाहर आई तो शाम के 7 बजे उसने सीधा ही सीता की टांग को पकड़ लिया और 13 वर्ष की सीता की जब टांग को उसने पकड़ा तो उसकी जो चाची थी उसने दोनों हाथ सीता के पकड़ लिए और सीता को गिरने नहीं दिया और सीता का बैलेंस बनाए रखा
और चाची जो जो गैले देवी थी उसने जोरों से शोर मचाया और उसने हिम्मत भी नहीं छोड़ी। इतने में सीता के जो पिता थे और चाचा थे वो भी बाहर आ गए और उन दोनों जनों को बाहर आता देख करके गुलदार वहां से भाग गया और चाची की हिम्मत की वजह से सीता की उस रात जान बची। आदमखोर के हमलों की सूचना पा करके शिकारी विक्रम ने चाची गैली देवी के घर के पास एक और मचान बांधा और सारी रात उस मचान पर बैठे रहे। लेकिन आदमखोर 32 किलोमीटर दूर निकल गया था और डाउली खाल के बलदेव अपने 7 वर्ष की बेटी को नेत्र काल के लिए बाहर लाए। जब कमरे में जाने के लिए घूमे तो लड़की का राइट पैर उस गुलदार ने पकड़ लिया और पिता ने उसको दोनों हाथों से कस करके पकड़ लिया था और उसने शोर भी मचाया, लेकिन गुलदार पैर ही नहीं छोड़ रहा था और लड़की लगातार दर्द से चिल्ला रही थी। पिता ने तब एक जोरदार लात उस गुलदार के जबड़े पर दे मारी और यह लात इतनी जोर से पड़ी थी कि गुलदार दर्द से बिलबिला उठा। और इतने में जो बलदेव की वाइफ थी उनके पड़ोसी भी बाहर आ गए थे और गुलदार एक लात खा करके वहां से भाग गया। 14 फरवरी सन 1978 को गर्भवती स्त्री को इस गुलदार के द्वारा मारकर खा जाने की जो घटना थी वो काफी दर्दनाक थी। 24 वर्षीय औरत उर्मिला करीब 8 महीने की गर्भवती थी। पति दिल्ली में कोई नौकरी करता था और जेठानी के साथ वो रहती थी। 14 फरवरी सन 1978 को रात 3:30 बजे उस आदमखोर ने छलांग लगाकर सीधे ही उस औरत की गर्दन को पकड़ लिया जब वो नेत्र काल के लिए जेठानी के साथ बाहर आंगन में पहुंची थी और गुलदार के धक्के से जो उर्मिला थी वो पीछे की तरफ गिर गई और जैसे वो पीछे की तरफ गिरी और उस गुलदार ने सीधी उसकी गर्दन पकड़ ली और गुलदार के धक्के से जो उर्मिला थी वो अपनी जेठानी के ऊपर जा गिरी और जो उर्मिला की जेठानी थी वो भी नीचे गिर गई और दोनों जने नीचे गिर गए। और जेठानी के समझ में नहीं आया कि ये उर्मिला के साथ क्या हो गया है, उर्मिला को चक्कर आ गया है या वो गिर पड़ी है, क्या बात हुई है। उर्मिला की एक चीख के बाद आदमखोर ने चीखने का दूसरा अवसर ही नहीं दिया और उर्मिला की गर्दन को दबा करके नींबू के पेड़ों की तरफ वो ले जाने लगा। जेठानी जब उठी उसने देखा कि उर्मिला को आदमखोर घसीट कर ले जा रहा है तो खौफ के कारण जो जेठानी थी वो शोर भी नहीं मचा पाई और उसकी जुबान को लकवा ही मार गया। 10 मिनट के बाद में उसकी जुबान काम करने लगी और शोर मचा करके घर के गांव के पड़ोसियों को उन्होंने इकट्ठा किया और इस प्रकार 15-20 जनों की वहां पार्टी बनी, क्योंकि उर्मिला के घर में तो कोई मेल पर्सन था ही नहीं, वो काम के सिलसिले में सब घर से बाहर गए हुए थे। पड़ोसियों को बुलाने के लिए उसने उनके दरवाजे भी थपथपाए, उनसे सहायता भी मांगी, घर घर भी वो गई, लेकिन कोई भी डर के मारे बाहर नहीं आया। और जब तक अच्छी तरह से सूरज नहीं निकल गया तब तक कोई भी गांव वाला बाहर आकर के उसको तलाश करने के लिए नहीं गया। करीब सुबह के 8 बजे जब खूब सूरज निकल आया तब गांव वाले इकट्ठे हुए और वहां से घटनास्थल से करीब 1.5-2 किलोमीटर की दूरी पर वो जब तलाश करते हुए गए तो उन्हें कहीं साड़ी मिल रही थी, कहीं ब्लाउज मिल रहा था, कहीं बालों के गुच्छे मिल रहे थे, कहीं फटे हुए कपड़े मिल रहे थे, घसीटे में निशान मिल रहे थे। वो इन निशानों का पीछा करते हुए चले जा रहे थे और आदमखोर का आधे से ज्यादा हाया हुआ शरीर उनको एक झाड़ी के पीछे मिला। इस प्रकार उर्मिला के साथ साथ उस आदमखोर गुलदार ने उसके बच्चे को भी मार डाला जिसने अभी आकर के इस दुनिया में आंखें खोलनी थी। और यह जो गुलदार का यह 13वां मानव शिकार था। 7 बजे 26 जनवरी सन 1978 को चरक गांव रघुवीर सिंह की जो नेगी की पुत्री थी 16 वर्ष की विद्या कुमारी, वो 13 वर्ष की छोटी लड़की उषा और उसकी माँ बिंदी देवी के साथ आंगन में रसोई के पास बैठ करके चूल्हे पर खाना बना रही थी। तीनों माँ बेटी खाना खा करके सोने के लिए जब कमरे को जा रही थी, सबसे पीछे 16 वर्ष की विद्या थी और किसी को अंदाजा ही नहीं था कि आंगन के अंधेरे के कोने में गुलदार घात लगा करके बैठा हुआ है। वह बिल्कुल शांत जमीन से चिपका लेटा पड़ा था और सही मौके का इंतजार वहां पर करीब आधे पौने घंटे से कर रहा था। अचानक बिजली की तेजी से गुलदार लपका और एक ही पल में उसने विदा की गर्दन को अपने जबड़ों में दबोच लिया और उसे घसीटते हुए जंगल की ओर भाग गया। यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि जब 40-50 केजी का कोई शिकार ये गुलदार पकड़ता था तो वो घसीट करके लेके जाता था और जब छोटा शिकार करता था 10-12 किलो का तो गर्दन से उठा करके सीधा ही भाग जाता था। यहाँ पर वो उस लड़की को घसीटते हुए जंगल की तरफ भाग गया। सब कुछ इतनी तेजी से घटा कि बिंदी देवी व उषा माँ बेटी कुछ समझ ही नहीं पाई। कुछ देर के बाद उन्होंने शोर मचाया। माँ का शोर सुन करके उनका जो पड़ोसी गंभीर सिंह था वो आ गया और 7-8 जने और भी आ गए और वे टोली लालटेन व टार्च लेकर के उस दिशा की तरफ गए जिधर गुलदार भागा था। और रास्ते में विद्या देवी के कपड़े झाड़ियों में जगह जगह मिलते जा रहे थे और वो पीछा करते जा रहे थे और फाइनली वो वहां से करीब 1 किलोमीटर दूर गुणनाथ गदेरे के किनारे पर जा पहुंचे जहां पर विद्या की बॉडी मिल गई, जिससे कुछ पौंड मांस उस गुलदार के द्वारा जल्दी जल्दी खा लिया गया था। विद्या की बॉडी जहां मिली थी वहां से 2 किलोमीटर दूर धूरा गांव था
जहां पर शिकारी निहाल सिंह बकरा बांधे उस गुलदार का इंतजार कर रहा था। कुछ जने पैदल उस निहाल सिंह को बुलाने के लिए चले गए और उसको बताया कि वहां पर ऐसे विदा की शिकार कर लिया है गुलदार ने और विदा की बॉडी पड़ी हुई है और वो जल्दी आए। तो वो जो शिकारी था निहाल सिंह, उसने अपना बंधा हुआ बकरा खोला और उस आदमखोर के उस एरिया की तरफ जाने लगा जहां उसने विदा को मारा था और जहां वो गुनानाथ के गधेरे के पास ले गया था। सूरज कब का डूब चुका था और अंधकार छा गया था। तो शिकारी पूरी तरह वहां पर पेड़ के ऊपर जाकर के बैठ गया निश्चल, क्योंकि मचान बांधने का उनके पास वक्त ही नहीं था। और उंगल राइफल के ट्रिगर पर रख करके वो कभी बकरे की तरफ देखता था, कभी उस विदा की बॉडी पर देखता था। जिस पेड़ के ऊपर शिकारी बैठा हुआ था उसकी दाईं तरफ करीब 20 गज की दूरी पर विदा की बॉडी एक झाड़ी में पड़ी हुई थी और उसकी लेफ्ट साइड में उसने बकरे को बांध दिया था 15-20 गज की दूरी पर। बकरा बेचारा अनहोनी से अनजान कभी हल्का सा मिमियाता था और कभी डर से एकदम चुप ही हो जाता था। अचानक दूर झाड़ियों में हल्की सी आहट आई। शिकारी उधर ही नजरें गड़ाकर देखने लगा। तभी बादल की ओर से चांद भी उस आहट को देखने के लिए अंधेरे में से बाहर निकल आया और अंधेरे में से चांद के बाहर बादल में से चांद के बाहर आते ही जो अंधेरा था वो छट गया और उसने चांद की रोशनी में देखा कि एक गुलदार विदा की बॉडी की तरफ धीरे धीरे बड़े ही आत्मविश्वास के साथ सावधानी से बढ़ रहा है। और अचानक उस गुलदार की निगाहें बकरे पर जा पड़ी और बकरे को देख करके वो गुलदार एकदम ठिठक कर खड़ा हो गया और उसको समझ में नहीं आया कि वो विदा को जाकर के पकड़े जो उसने अपना शिकार करके यहाँ पे छोड़ दिया था, यहाँ वो बकरे को जाकर के पकड़े। जब वो उसको यहाँ पर छोड़ के गया था तब तो उसमें बकरा वहां पर नहीं था, लेकिन अगले ही पल जंगल ने ऐसा सीन दिखा दिया जिसकी कोई कल्पना नहीं की जा सकती थी। तभी दूसरी वाली झाड़ी की दिशा से एक दूसरा नर गुलदार तेजी से निकला और बगैर किसी चेतावनी के उसने नरभक्षी गुलदार के ऊपर हमला कर दिया और एक ही क्षण में दोनों गुलदार एक दूसरे के ऊपर भयानक रूप से टूट पड़े। जो के वार के बीच धूल के गुब्बार उड़ रहे थे और दोनों बार बार लुढ़कते थे, उठते थे और फिर भिड़ जाते थे और उनके बीच में गुत्थम गुत्था की जोरदार लड़ाई चल रही थी और गुदनाथ गधेरे का जंगल खुद इस युद्ध का गवाह बन गया था। और मचान पर बैठा हुआ शिकारी वो तो स्तब्ध ही रह गया था कि यह क्या हो गया है। वो तो आदमखोर गुलदार का इंतजार कर रहा था। उसने तो सपने में भी नहीं सोचा था कि इस प्रकार से दूसरा गुलदार आ जाएगा और वो तो निशाना लेने की तैयारी में बैठा था कि इतने में दूसरा गुलदार जैसे खुद ही उस मानव भक्षी गुलदार को सजा देने के लिए आ गया था। दूसरी तरफ जो बंधा हुआ बकरा था वो तो डर के मारे पत्थर ही बन गया था। उसके पैर कांप रहे थे, वो खड़ा तक नहीं हो पा रहा था। अचानक बकरा खड़ा खड़ा जमीन पर गिर गया जैसे उसके घुटने ही टूट गए हों। अचानक लड़ाई का रुख ही बदल गया। एक गुलदार झपटता हुआ सीधा उस पेड़ की तरफ भागा जिस पर शिकारी बैठा था। अब यह नहीं पता चला कि यह मानव भक्षी गुलदार था या नया आगंतुक गुलदार था। पल भर में ही गुलदार ने तने पर छलांग लगाई और बिजली की फुर्ती से पेड़ के ऊपर चढ़ गया और दूसरा गुलदार उसके पीछे पीछे पेड़ के ऊपर ही जा चढ़ा। पेड़ की डालियों पर भूचाल आ गया। शिकारी बगैर मचान के बैठा हुआ था और पेड़ बुरी तरह से रात के अंधेरे में हिल रहा था और शिकारी कभी भी नीचे गिर सकता था। उससे तो राइफल संभालनी भी मुश्किल हो रही थी। वो अपने आप को संभाले या राइफल को संभाले, या वो पेड़ की डाल पकड़ कर बैठा हुआ था और वो गुलदार लड़ते लड़ते उसकी डाल की तरफ भी आ सकते थे। तब सिचुएशन भयानक हो सकती थी और वो शिकारी नीचे गिरकर मर भी सकता था। शिकारी ने एक क्षण भी नहीं लगाया और तुरंत 2 हवाई फायर उसने कर दिए और गोलियों का चलना था कि दोनों गुलदार पल भर में ही पेड़ से कूदे और बिजली की गति से घने अंधेरे में गायब हो गए और फिर चारों तरफ गहरा सन्नाटा छा गया। उस रात शिकारी को समझ में आ गया कि कभी कभी शिकारी भी एक दर्शक बनकर जंगल में रह जाता है, क्योंकि जंगल के अपने नियम होते हैं। अपने नियमों के सामने हर जीव छोटा है, चाहे वह शिकारी ही क्यों ना हो। गुलदारों की दहाड़, गोलियों की आवाज और फिर एकदम से घनघोर शांति से गांव वाले ने समझा कि गुलदार मारा गया है और 15-20 जनों की भीड़ शोर मचाती हुई आई और बाद में जब उनको स्थिति का पता चला तो निराश होकर के बॉडी को और बकरे को खोल करके ले गए। 5 अप्रैल सन 1978 को जो गैडा का गधेरा था, जो कि उस गुलदार का मुख्यालय था, जहां पर गुलदार अक्सर मिलता था, वहां पर बड़ी बड़ी गुफाएं थी, वहीं पर एक पिंजरा लगा दिया गया। इससे पहले पिंजरे पहले भी कई जगह लगाए गए थे, लेकिन गुलदार उसमें फंसता ही नहीं था, क्योंकि कारण यह था कि वो जो पिंजरे थे वो टहनियों से और पत्तों से ढक देते थे और एक दिन के अंदर ही पत्ते और टहनियां सूख जाते थे। गुलदार को उसमें कोई साजिश की बू नजर आती थी। गुलदार उसके अंदर एंटर ही नहीं करता था। यद्यपि गुलदार के जो पैरों के निशान थे वो उस पिंजरे के आसपास मिलते थे, लेकिन गुलदार अंदर नहीं जाता था। लेकिन इस बार गैडा के गधेरे के पास में जब पिंजरा लगाया गया तो वहां पर कोई भी पेड़ पत्तियां नहीं रखी गई और उस पिंजरे को पत्थरों से ढक दिया गया और उसको गुफानुमा एक रूप दे दिया गया और उसके अंदर बकरे को बांध दिया गया। और
इस प्रकार वो जो पिंजरा था वो एक गुफा नुमा नजर आता था। 5 अप्रैल सन 1978 को सुबह 10 बजे जो वन रक्षक शंभू प्रसाद थे वो रोज की तरह गैडा के गधरे हुए पिंजरे को देखने व उसमें बंधी हुई बकरी को चारा पानी देने के लिए जब गए, तो जैसे ही वो पिंजरे के पास 10-15 गज दूर पहुंचे तो उनके आने की आहट को पा करके गुलदार की जोरदार घबराहट हुई और वो जो शंभू थे वन रक्षक वो बुरी तरह से डर गए। उनको पहले तो ऐसा लगा कि गुलदार कहीं आसपास ही घात लगाकर छुपा हुआ है और उसके ऊपर हमला करने के लिए वो तैयार हो गया है। लेकिन जब फिर बाद में शंभू प्रसाद ने देखा कि पिंजरे का दरवाजा बंद है और पिंजरे के अंदर तो तूफान ही आ गया था, क्योंकि गुलदार को उस शंभू के आने के पैरों की आहट मिल गई थी और बुरी तरह से उसने दहाड़ना शुरू कर दिया था और पिंजरा बुरी तरह से हिल रहा था। तो शंभू को पता लग गया कि गुलदार उस पिंजरे के अंदर फंस गया है। अब यह नहीं पता था कि वो मानवबख्शी गुलदार था या नॉर्मल गुलदार था। वो तुरंत पलटा और ऑफिसर्स को जाकर के उसने सूचना दी। सहायक वन रक्षक महेंद्र सिंह ने सबसे पहले पिंजरे के दरवाजे की कुंडी पर वहां पर ताला लगवाया। अब पिंजरे का जो दरवाजा था वो खुल नहीं सकता था, वो लॉक हो गया था। पिंजरे को ढकने वाले पत्थरों को हटाया गया। पत्थर हटाने वालों पर क्रोध से वो जो गुलदार था वो हमला कर रहा था, दिल दहलाने वाली गुर्राहट करता था। बकरी को लगभग वो पूरा ही खा गया था। इस प्रकार बकरी ने अपने जीवन का बलिदान देकर के उस मानव बख्शी गुलदार को जिंदा ही पकड़वा दिया था और उसको शांत रखने के लिए तिरपाल से पिंजरे को ढक दिया गया था। बाघ के मुंह खोलने पर जब वो सरिये को मुंह में दबाकर मोड़ने की कोशिश करता था तो उसके मुंह में नींद की गोलियां डाल दी गई। कुछ गोलियां तो गुलदार निगल गया और कुछ गोलियां उसने नीचे फेंक दी और उसके बाद वो जो गुलदार था धीरे धीरे शांत हो गया और नींद के आगोश में चला गया। आदमखोर बनने का शायद कारण यह था कि वहां पर लेंटाना बहुत ज्यादा थी और काकड़ की भी कमी हो गई थी। काकड़ एक प्रकार का हिरण होता है और उस लेंटाना को ये शाकाहारी जानवर खाते हैं, जिससे उनके मांस में एक खास तरह की खट्टापन आ जाता है और उनके मांस को खाने की वजह से इस मानवबख्शी गुलदार के जो दांत थे वो झड़ गए थे। समय से पहले ही कुछ दांत गिर गए थे। शायद यही कुछ कारण था उस मानवबख्शी गुलदार का मानवबख्शी बनने का। जब बाद में उस गुलदार की नींद खुली तो उसने अपने आप को लखनऊ की जू में पाया और 4-5 दिनों तक तो उस गुलदार ने कुछ खाया ही नहीं। धीरे धीरे जू का वो आदी बन गया और लोगों को देख करके तो वो हमला करता था। वो बहुत बड़े साइज का गुलदार था, 8 फीट 1 इंच लंबा उसका शरीर था और अमूमन जो मेल होते हैं वो 7 फीट या 7.25 फीट के ही होते हैं। इस गुलदार की जो उम्र थी वो 13 वर्ष की थी। इसका एक कैनाइन साबुत था, 3 कैनाइन आधे टूटे हुए थे। शरीर पर जख्मों के निशान थे जो पहले गुलदार से युद्ध के कारण बने थे और उसके दाहिने पंजे के 2 नाखून भी टूट चुके थे, गायब थे और बाएं पंजे का एक नाखून भी टूटा हुआ था जो शायद युद्ध में ही टूट गया होगा या इस पिंजरे को खोलने के चक्कर में उसने अपने नाखूनों को तोड़ लिया होगा। इसके बाद गुलदार की आदमखोरी की वहां पर कोई घटना नहीं हुई और शुरू के 5-7 महीने में यह गुलदार लखनऊ का जो जू था उसके एक अंधेरे कोने में दुबका रहता था और रात निकलने पर ही घूमता था। धीरे धीरे इंसानों को देखने का यह गुलदार आदी हो गया। उमूमन गुलदारों की जो उम्र होती है वो 16 से 17 वर्ष की उम्र होती है। जंगलों के अंदर ये 14 वर्ष तक जिंदा रहते हैं, लेकिन यह गुलदार 23 साल तक जू के अच्छे वातावरण में जिंदा रहा, जहाँ उसे खाना भी मिलता था और चिकित्सा की सुविधा भी मिलती थी। लेकिन नवंबर सन 1988 में उसकी सेहत खराब होगी और उसके बाद में उस गुलदार को बचाने की पूरी कोशिश की जाने लगी। वही गुलदार जिसको पूरा जंगल का डिपार्टमेंट मारने में पहले लगा हुआ था, अब उसको बचाने में लगा रहा। लेकिन यह गुलदार की तबीयत खराब होती जा रही थी, उसकी उम्र बहुत ज्यादा हो गई थी, उसको पीलिया हो गया था, बाद में उसको लीवर का कैंसर हो गया और फाइनली 2 दिसंबर सन 1988 को पशु अस्पताल में वो गुलदार मर गया। और इस प्रकार यह गुलदार पूरे 10 साल तक जू के चिड़िया जो जू था लखनऊ का उसके अंदर वो कैद रहा। और मैं भी उस गुलदार को सन 1987 में देखने के लिए गया था और करीब 1 घंटे तक मैं उसके पिंजरे के सामने बैठा उस गुलदार को देखता रहा था और कल्पना करता रहा कि किस प्रकार इसने अपने पंजों से अपने दांतों से इंसानों को मारा होगा, खाया होगा। और इस प्रकार इस मानवभक्षी गुलदार की स्टोरी यहीं पर समाप्त होती है। वो वाला गुलदार जिसने कि सन 1925 में जो गढ़वाल का रुद्रप्रयाग का आदमखोर था जो कि जिम कॉर्बेट ने मारा था, उसके बाद में इसने बहुत नाम कमाया था इस दुगड्डा के मानवभक्षी गुलदार ने। इसके बाद मैं अगली कोई नई स्टोरी लेकर के आऊंगा। तब तक अपना ख्याल रखना मेरे साथियों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम साथियों।